Hello students, welcome back to the channel and today we are discussing class 8th SST chapter number first, that is natural resource and their uses। आपको इस चैप्टर में पढ़ना है सर कि नेचुरल रिसोर्स होता क्या है, उनके यूजर्स क्या हैं, उनको आपने किस हिसाब से कैटेगराइज किया गया है, किस हिसाब से कहाँ पर कैसा नेचुरल रिसोर्स हमें मिलता है और ये हमारे डेली लाइफ के लिए, हमारे लाइफ के लिए किस लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें चैप्टर में डिस्कस करना है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद चैप्टर खत्म करने के बाद ये जो एक सीरीज है भैया पूरी, इसमें कंप्लीट आपकी एसएसटी कराई जाएगी, चाहे वो पार्ट 1 हो चाहे पार्ट 2 हो, और साथ में उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं या आ चुके हैं, वो क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज आने वाली भैया, चालू होने वाली है। जिस हिसाब से आप बोलोगे, आप कमेंट में बता दो भैया आपको किन किन चीजों की जरूरत है, वो यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। समझ लो कि आपके भैया, आपके बड़े भाई आपके साथ यूट्यूब चैनल से कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो भैया आपको सिर्फ इतना साथ करना है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। तो भैया देखते हैं चैप्टर क्या है कि नेचुरल रिसोर्स एंड देयर यूजेस। सबसे पहले हमें देखना है सर रिसोर्स क्या होता है, व्हाट इज रिसोर्स। तो रिसोर्स क्या होता है कि कोई सी भी चीज है, क्या सर, ये कोई सी भी चीज है अगर वो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। रिसोर्स क्या होता है सर कि कोई सी भी चीज है वो हमारे नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं सर, उसे हम बोलते हैं रिसोर्स। जैसे हमने क्या लिखा, नेचर प्रोवाइड एवरीथिंग बट ओनली दोज थिंग दैट यूजेबल, एक्सेसिबल एंड वैल्यूएबल टू ह्यूमंस आर कॉल्ड रिसोर्स। देखो सबको हम रिसोर्स नहीं बोलेंगे, सबको रिसोर्स नहीं बोलेंगे, उन्हीं चीज को रिसोर्स बोलेंगे जो हमारे लिए हेल्पफुल होती है, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है, जो हमारी नीड को पूरी करती है, उन्हीं चीजों को हम रिसोर्स बोलेंगे। बाकी फालतू की हमें कोई मतलब नहीं है, बाकी किसी चीज से हमें कोई मतलब ही नहीं है भैया, हमको और किसी चीज से मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ इतने से मतलब है कि हमारी नीड को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, हमारी नीड को कौन फुलफिल कर रहा है, उसे हम रिसोर्स बोलेंगे। अब हमने देखा कि जो रिसोर्स है, जो हमारा नेचर है, उसे हम मतलब नेचुरल रिसोर्स कब कहेंगे। तो सबसे पहले देखो भैया नेचर है, वो नेचर क्या है, क्या ह्यूमन के द्वारा क्रिएट किया गया है, क्या ह्यूमन ने नेचर को बनाया, नहीं, नेचर ने ह्यूमंस को बनाया है। किसने बनाया है, नेचर ने ह्यूमंस को बनाया है, ह्यूमंस ने नेचर को नहीं बनाया है। तो नेचर में भैया जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सब आते हैं भैया इन्वायरमेंट में, हमारे हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट में आते हैं और ये ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया है, ह्यूमंस ने इसे क्रिएट नहीं किया गया है, ठीक है। और आपका क्या पर्पज है, कोई चीज अगर आप नेचर है, नेचर से अगर आपको कोई चीज मिली है तो आपका क्या पर्पज है, और आप अगर उसको यूज कर रहे हो, अगर आप उसे यूज कर रहे हो तो आप उसे बोलोगे क्या सर, उसे आप रिसोर्स बोलोगे। क्या लिखा है यहाँ पे, व्हेन ह्यूमंस यूज एलिमेंट्स ऑफ नेचर फॉर देयर नीड्स। जब ह्यूमंस क्या करते हैं, नेचर का कोई भी एलिमेंट यूज करते हैं अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए, अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए और एक नई चीजें, कई सारी नई चीजों को बनाने के लिए जब इस तरह से यूज करते हैं नेचर के एलिमेंट्स को, तो उसे हम बोलेंगे सर क्या, रिसोर्स बोलेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे सर, रिसोर्स बोलेंगे। क्लियर हुआ, उसे हम क्या बोलेंगे सर, रिसोर्स बोलेंगे। जब तक हमारा यूज नहीं उस चीज से तब आप उसे रिसोर्स नहीं बोल सकते हो, अगर आप उसे यूज कर रहे हो तो आप उसे रिसोर्स बोलोगे। देन उसके बाद क्या लिखा है, नॉट एवरी पार्ट इज एक्सेसिबल। अब हमने देखा कि नेचर का बहुत सारी सी चीजें हैं नेचर में, क्या सारी चीजें आपके लिए एक्सेसिबल होती हैं, क्या सारी चीजें आपके लिए यूजफुल होती हैं, बिल्कुल नहीं। बहुत सारी सी चीजें जो आपके लिए एक्सेसिबल नहीं होती है, अगर आपके पास मतलब कि वो है भी नेचर में तो आप अभी उसे यूज नहीं कर पा रहे हो। क्या लिखा है, मैनी नेचुरल एलिमेंट्स आर डिफिकल्ट टू एक्सेस ड्यू टू द टेक्नोलॉजी। क्या हुआ कि आपके पास नेचुरल रिसोर्स तो बहुत है लेकिन आपके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, या मान लो टेक्नोलॉजी है तो हाई एक्सट्रैक्शन कॉस्ट हो गया, मतलब उसको निकालने का कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। साथ में कई बार क्या होता है, कल्चरल रीजन भी होता है जिनकी वजह से आप उस रिसोर्स को यूज नहीं कर पाते हो। तो हमने देखा कि इनको यूज करना बहुत इजी नहीं होता। आप सोच लो भैया कि रिसोर्स मिल गया, बस उसे यूज करना है, बस नहीं, इतना ज्यादा इजी नहीं होता भैया रिसोर्स को यूज करना, ठीक है। ऑल रिसोर्स हैव वैल्यू। अब कितने भी भैया कोई से भी रिसोर्स है वो सबकी वैल्यू है, कुछ ना कुछ सबकी वैल्यू है। जैसे हमने देखा कि चाहे आप उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू होती है या कल्चरली इंपॉर्टेंस होती है। देखो सिंपल सा, कोई भी अगर रिसोर्स है तो या तो उसकी दो चीज में वैल्यू निकाली जाती है, या तो उसकी कल्चरल वैल्यू या तो उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू। इकोनॉमिकल वैल्यू जिसे आप मनी से खरीद सकते हो, और कल्चरल वैल्यू क्या है, जिसके लिए आप मनी यूज नहीं कर सकते, आप उसे मनी से यूज नहीं कर सकते, मनी से आप उसे खरीद नहीं सकते, ठीक है। रिसोर्स क्या हमने देखा, जैसे हमारा वाटर हो गया, एयर, सॉइल, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल, फॉरेस्ट एक्सेट्रा, ये सब क्या है सर, ये सब आपके रिसोर्स ही तो है, और इन सबके वैल्यू है कि नहीं है, इन सबके बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं, ठीक है। डिपेंड ऑन द ह्यूमन नीड्स। देखो नेचर होता है सर, क्या लिखा है, ट्रीज बिकम अ रिसोर्स। देखो एक भैया ट्री है, क्या है, एक
ट्री है, मान लो एक ट्री है। अब ये ट्री हमारा रिसोर्स कब बनेगा, जब हमें इससे कुछ मिलेगा। मान लो इससे हमें क्या मिल गया सर, इससे हमें फल मिल गया, इससे हमें क्या मिल गया सर, इससे हमें फल मिल गया, और वो फल को हम खा रहे भैया बैठ के, हैं। ये जो व्हाइट टी शर्ट में लड़का बैठा है वही है ये, ठीक है। तो मान लो ये ट्री से आम खा रहा है, मान लो तोड़ के, तो वो क्या आम क्या होगा, उसका रिसोर्स हो गया। या मान लो कि ये कहा भैया हमको आम नहीं खाना, हमको ट्री खाना है। अब उसने उस ट्री को काट दिया इसने, और उससे इसने क्या बना दिया सर, उसने इससे फर्नीचर बना दिया। अब जब फर्नीचर बना सर, तो फर्नीचर भी तो एक रिसोर्स हुआ, फर्नीचर भी तो रिसोर्स हुआ। लेकिन जब तक ट्री था तब तक वो रिसोर्स नहीं माना जा रहा था, जब तक आप उसे यूज नहीं कर रहे थे, है ना। मतलब जब तक आप यूज करोगे तभी वो रिसोर्स बनेगा, जब तक आप उसे यूज नहीं करोगे तब तक रिसोर्स नहीं बनेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो क्या लिखा है, इन साइंस वी लर्न, अब देखो सिंपल सा हमने देखा कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स को किस हिसाब से आपको कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है, कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया है। और होता क्या है, क्यों करते हैं हम कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड, वो हमें अभी यहाँ पे समझना है सर, ठीक है। कैटेगरी के हिसाब से हम डिवाइड क्यों करते हैं वो समझना है। क्या लिखा है, इन साइंस वी लर्न दैट यूजफुलनेस ऑफ द कैटेगराइजेशन एंड नेमिंग, वी यूज सम शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन वी कैटेगराइज आइडियाज और थिंग्स। सिंपल सा बेटा, अगर आप किसी को कैटेगराइज करते हो, कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करते हो, तो उनके कुछ ना कुछ खासियत होती है, उनके कुछ ना कुछ चीजें होती है जिनके हिसाब से आप उनको क्लासीफाई करते हो। जैसे आपके स्कूल में, आपके क्लास में बच्चे कैटेगराइज होंगे कि भैया ये फर्स्ट बेंचर है, मतलब ये फर्स्ट बेंच पे बैठते हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, फर्स्ट बेंच पे बैठ रहे हैं, बढ़िया पढ़ रहे हैं। कुछ है बैक मिडल बेंचर है, बीच में बैठते हैं। कुछ है बैक बेंचर्स। अब बैक बेंचर को कम बताकना है भाई, बैक बेंचर को कम बताकना, वो मीम तो सब पे बनी है, फर्स्ट बेंचर टॉपर, ऐसा बोलते हैं, फर्स्ट बेंचर टॉपर। मिडल बेंचर कुछ नहीं, एवरेज है। और लास्ट बेंचर बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। जब जिसको जहाँ बैठ के पढ़ना हो पढ़ लेगा। तो मुझे आप बताओ, कहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, हैं? आप तो घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, हैं? सिंगल बेंचर। चलो भाई आगे देखते हैं। ज्यादा हंसो मत, देख लो इधर, नहीं तो आके वहीं मारूंगा तुमको। हंस रहा है। हमने क्या लिखा, वी नेम कैटेगरीज यूजिंग अ शेयर्ड फीचर। देखो सिंपल सा, हम कैटेगरीज के हिसाब से क्यों बांटते हैं, उनके कुछ शेयर्ड फीचर्स होते हैं, कुछ सेम फीचर्स होते हैं, जिनके हिसाब से हम उनको डिवाइड करते हैं। वी ग्रुप आइडियाज और थिंग्स दैट हैव सिमिलर फीचर्स, दिस मेक इट इजियर टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट। देखो सिंपल सा है कि हम देखते हैं, जब सिंपल सा सिमिलर फीचर होते हैं तो उनको जब आप एक कैटेगरी में रखते हो तो उनसे आपको कम्युनिकेट करने में मदद होती है आपको। दूसरा क्या हुआ, कैटेगराइज क्यों करते हैं, दूसरा रीजन क्या हुआ, कैटेगराइज हेल्प अस ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन। आप क्या करते हो, कैटेगराइज इसलिए करते हो ताकि आप इन्फॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज तरीके में रख सको, ताकि आप इन्फॉर्मेशन को एक ऑर्गेनाइज तरीके में रख सको, उसे हम क्या बोलते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं सर, कैटेगराइज करते हैं। और कैटेगराइज एक और लिखा गया कि दीज नेम्स एंड मीनिंग्स आर शेयर्ड। देखो सिंपल सा कि जो नेम्स है, कि मान लो आपने क्या करा, कैटेगराइज कर दिया। जैसे मैंने बोल दिया कि मान लो मैंने बोल दिया टॉपर, क्या बोल दिया मैंने सर, टॉपर। तो मेरे चैनल का भी नाम है टॉपर से, तो वो नहीं जो आपकी क्लास में जो टॉपर हो। और सिंपल सा यहाँ पे रहोगे तो एसएसटी में तो टॉपर होगी, ठीक है। तो टॉपर मैंने बोल दिया। अब टॉपर में मैंने तो ऐसा बोला कि टॉपर में जो बच्चे हैं वो अगर जो 90 प्लस लेकर आ रहे हैं, 90% प्लस लेकर आ रहे हैं, तो वो टॉपर की लिस्ट में होंगे। इसके ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो सब इसमें टॉपर में आ जाएंगे, मैंने कैटेगराइज कर दिया है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूंगा टॉपर तो वो जितने बच्चे वो आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हम क्या करते हैं सर, इनको शेयर्ड आइडियाज, बिलीफ और मीनिंग्स हो जाते हैं इसके, ठीक है। अब हमने देखा कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, अलग अलग हम देखते हैं कि किस किन हिसाब से आप इनको कैटेगराइज करते हो, किन किन हिसाब से इनको आप क्लासीफाई करते हो, किन किन हिसाब से आप इनको अलग अलग करते हो। तो वी डिस्कस सेट ऑफ आइडियाज, मैंने बताओ भैया सिंपल सा कि हमने डिस्कस किया कि हम कैटेगराइज करते हैं क्या, ताकि हम बढ़िया से अच्छे से कम्युनिकेट कर सके, अच्छे से एक शेयर्ड आइडेंटिटी होती है लोगों की, चीजों की, तो उस हिसाब से हमने कैटेगराइज किया। अब हमने देखा एक होता है रिसोर्स, क्या होता है सर, रिसोर्स एसेंशियल फॉर लाइफ। तो रिसोर्स हमने किस हिसाब से कैटेगराइज किया, पहले हमने कैटेगराइज किया कि ऐसे रिसोर्स जो हमारे लिए एसेंशियल होते हैं। अब ऐसे अगर मैं बोलूं एक एक करके नाम बता देता तो बहुत लंबी लिस्ट बनती, लेकिन मैं एक सिंपल सी एक लाइन बोल दिया, ऐसे रिसोर्स जो हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे लाइफ के लिए एसेंशियल है। तो हमने क्या करा, इसमें कैटेगराइज किया ही नहीं किया। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ विदाउट द एयर। देखो सिंपल सा है, क्या आपके पास जो एयर है, बिना उन एयर की आप ब्रीथ करें आप रह पाते हैं आपकी जिंदगी में, नहीं, बिना सांस लिए नहीं रह पाते। तो पहला एसेंशियल रिसोर्स, बिना इसके आप नहीं जिंदा रह सकते। दूसरा हमने क्या देखा कि बिना पानी पिए आप जिंदा रह पाओगे, नहीं सर, पानी भी बहुत जरूरी है ना, पानी बहुत जरूरी है। तो तीसरा यहाँ पे दूसरा एसेंशियल रिसोर्स। और क्या बिना खाना खाए रह पाओगे, नहीं सर, बिना खाना खाए भी नहीं रह पाएंगे। तो तीनों चीजें बहुत ज्यादा एसेंशियल है।
क्या है सर? तो पहला रिसोर्स क्या हो? रिसोर्स एसेंशियल फॉर लाइफ, बिना इन रिसोर्स के आप जिंदा नहीं रह सकते। वी टेक दीज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, भैया हम कहाँ से लेते हैं? हमने एयर एटमॉस्फेयर से लिया, हमने वाटर रिवर से लिया, पॉन्ड से लिया, और भी बहुत अलग टाइप का लिया हमने। हमने फूड कहाँ से लिया? सॉइल से कल्टीवेशन करके, हमने खेती करके वहां से फूड लिया। वी कैन नॉट मेक द एयर वी ब्रीथ, देखो सिंपल है, क्या आप इस एयर को बना सकते हो? बताओ भैया, क्या आप एयर को बना सकते हो? बिल्कुल नहीं, इन्हें आप नेचर से ही तो ले रहे हो, है ना? क्या आप ब्रीथ, जो आप वाटर पीते हो, क्या उसे बना सकते हो? बिल्कुल नहीं, ये भी हमें नेचर रिसोर्स मिला है, हाँ, नेचर से मिला है। क्या आप बताओ कि आप जो सॉइल है, जो आपको फूड दे रही है, क्या आप उस सॉइल को बना सकते हो? बिल्कुल नहीं। तो इन सभी ये नेचुरल रिसोर्स हैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बिना इनके आप नहीं रह सकते। उसके बाद हमने देखा रिसोर्स और मटेरियल्स। कुछ रिसोर्स का आपने क्लासिफाई कर दिया जो मटेरियल्स के लिए होते हैं, ठीक है, मतलब उनसे आप कुछ ना कुछ बना सकते हो, आपके लिए एक मटेरियल के तौर पे यूज होता है वो। जैसे ह्यूमन बीइंग क्रिएटेड फिजिकल ऑब्जेक्ट, देखो सिंपल सा है, ह्यूमन क्या कर सकता है भैया? नेचर ने आपको जो दिया, तो हमने क्या कर दिया? हमने उन नेचर गिफ्ट को बदल के अपने हिसाब से यूज में ले लिया, अपने हिसाब से यूज में ले लिया, ठीक है। वी मेक देम फॉर आवर यूटिलिटी, मतलब सिंपल सा है, हमें जो नेचर ने गिफ्ट दिया उसको हमने कन्वर्ट करके अपने यूटिलिटी के हिसाब से, अपने नीड के अकॉर्डिंग हमने उसको चेंज कर दिया, ठीक है। क्रिएट थिंग्स ऑफ ब्यूटीज दैट इनरिच आवर लाइफ एंड दोज ऑफ द अदर्स। क्या करा हमने? नेचर ने हमें सिंपल सा दिया भैया, लेकिन हमें वो सिंपल रास नहीं आ रही थी, वो सिंपल हमें अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने क्या करा? उसको बढ़िया और ज्यादा बढ़िया मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। अ पीस ऑफ, जैसे हमने देखा, अ पीस ऑफ वुड कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू द चेयर एंड आल्सो कार्व इनटू द स्टैचू। क्या हुआ कि आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है मान लो, और वो आपके आपके नेचर ने दिया आपको, लेकिन आपने क्या करा? उस लकड़ी का टुकड़ा से आपने बना दिया भैया क्या? चेयर बना दिया, या फिर आपने उससे एक स्टैचू बना दिया। तो आपने क्या करा? उसको ट्रांसफॉर्म किया, वो मटेरियल के तौर पे आपने यूज किया वुड को, है ना। तो इंडिया जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी प्रोवाइड अस विद अ वाइड वैरायटी ऑफ द, सिंपल सा बेटा, इंडिया की जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जियोलॉजिकल सॉरी, इंडिया की जो जियोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, वो हमें क्या बताता है सर? वो हमें बताता है कि किस हिसाब से हमारे इंडिया में अलग अलग टाइप के अलग अलग रिसोर्स अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, है ना। तो रिसोर्स फॉर मटेरियल हो गया भाई कि ऐसे रिसोर्स जिनसे हम कुछ ना कुछ बनाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिसोर्स फॉर मटेरियल। अब एक आता है रिसोर्स फॉर एनर्जी, ऐसे रिसोर्स जिनसे आपको क्या मिलती है सर? एनर्जी मिलती है। ऐसे रिसोर्स जिनसे आपको क्या मिलती है सर? एनर्जी मिलती है। एनर्जी इज कॉर्नरस्टोन ऑफ द मॉडर्न लिविंग। सिंपल है बेटा कि आज के टाइम पे बिना एनर्जी रिसोर्स के कोई भी यहाँ पे सर्वाइव ही नहीं कर सकता, कोई भी सर्वाइव ही नहीं कर सकता, लोगों की जिंदगी एकदम बेकार हो जाएगी। जैसे मान लो गाँव में मान लो लाइट चली जाती है, तो लोग एक बार को तो आप सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन शहरों में पता है, शहरों में लाइट जाती है तो लोग 1-2 मिनट के लिए नहीं सर्वाइव कर पाते, कहते सर अरे बहुत गर्मी लग रही है, मेरा फोन चार्ज नहीं है, अरे मेरे को जाना है, मेरा लैपटॉप चार्ज नहीं है, मेरा ये है वो है, दुनिया भर का है ना। तो एनर्जी रिसोर्स बहुत ज्यादा जरूरी है सर। जैसे हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी भी बिल्डिंग के लिए जरूरी है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए जरूरी है, और भी बहुत सारे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जरूरी है। तो बिजली कहाँ से बन रही है आपकी? आपकी बिजली बन रही है भैया डैम से, वाटर से बन रही है, सोलर पैनल से बन रही है, विंड एनर्जी से बन रही है, कोल पेट्रोलियम से बन रही है, ठीक है। तो ये एनर्जी रिसोर्स ही हो गए, मतलब ऐसे रिसोर्स जिनसे हमको क्या मिले? एनर्जी मिले, उन्हें हम कहते हैं सर एनर्जी रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। दीज एनर्जी कैन कम फ्रॉम द डाइवर्स नेचुरल रिसोर्स, देखो सिंपल से एनर्जी आती है सर अलग अलग डाइवर्स नेचुरल रिसोर्स आती है, जैसे हमने देखा कोल, वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, सनलाइट, विंड, ये सब क्या है भैया? इनसे ही तो हमें एनर्जी मिलती है। तो ऐसे रिसोर्स को हम क्या बोलेंगे सर? रिसोर्स फॉर एनर्जी। ऐसे रिसोर्स को क्या बोलेंगे हम? रिसोर्स फॉर एनर्जी, मतलब कि ऐसे रिसोर्स जिनसे हमें एनर्जी मिलती है उन्हें हम रिसोर्स फॉर एनर्जी बोलते हैं। तो भैया क्लियर हुआ यहाँ तक? अगला देखते हैं। अब रिसोर्स दो टाइप के आप और क्लासिफाई कर सकते हो। पहला क्या है सर? पहला है रिन्यूएबल रिसोर्स एंड दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, वो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। और जिसको पता है तो कमेंट में जल्दी बता दो फटाफट, जिनको पता है वो कमेंट में जल्दी बता दो फटाफट कि भैया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है और रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है। देखो सिंपल सा है, बेसिस क्या भैया? आ सेकेंड वे ऑफ द कैटेगराइज, देखो सिंपल सा है, आपने इसके पहले कैटेगराइज किया कि एक ऐसा रिसोर्स जो लाइफ के लिए एसेंशियल है, एक ऐसा रिसोर्स जो मटेरियल के लिए इंपॉर्टेंट है, और एक ऐसा रिसोर्स जो एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब यहाँ पे आपने क्या करा? आपने एक दूसरा तरीका खोजा नेचुरल रिसोर्स को क्लासिफाई करने का, कैटेगराइज करने का। तो वो क्या था कि वो रिन्यू होंगे या नहीं, वो रिन्यू होंगे कि नहीं। अगर रिन्यू हो गए तो रिन्यूएबल क्या हो जाएंगे? अगर रिन्यू हो गए तो रिन्यूएबल, ठीक है। अगर रिन्यू नहीं हुए तो नॉन रिन्यूएबल, क्या हो गए? अगर रिन्यू नहीं हुए तो नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। तो मतलब कि रिन्यू हो रहे हैं तो वो रिन्यूएबल, नहीं हो रहे हैं तो नॉन रिन्यूएबल।
क्लियर हुआ? तो हमने देखा कि नेचर प्रिंसिपल, द नेचर नेचुरल फंक्शन इज द रिस्टोरेटिव एंड रीजनरेशन। देखो सिंपल सा है कि जो हमारा नेचर है सर, वो दो टाइप का यहाँ पे फंडा बनाता है, या तो क्या रिस्टोर कर लेता है मतलब कि खत्म हुआ, या फिर क्या कर लेता है रीजनरेट कर लेता है। मान लो कोई चीज खत्म हुई, और दो टाइप मैंने आपको बताया, नेचुरल रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो होते हैं सर, क्या होते हैं सर, रिन्यूएबल वो होते हैं कि जो एक बार खत्म हो गए तो रिन्यू हो जाएंगे या खत्म ही नहीं होंगे वो, ठीक है। आप रिन्यूएबल को खत्म नहीं कर सकते, तो उसे हम रिन्यूएबल बोलेंगे। नॉन रिन्यूएबल क्या होता है सर, कि ऐसे रिसोर्स जिन्हें आप जो खत्म हो गए तो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे उसको फिर से रिस्टोर होने के लिए, ठीक है। तो हमने देखा रिस्टोरेशन क्या होता है सर, वो रिस्टोर हो जाए या रीजनरेट हो जाए, फिर से बच जाए। रिस्टोरेशन रिटर्न समथिंग टू इट्स ओरिजिनल हेल्दी स्टेट आफ्टर डैमेज। सिंपल है कि आपने क्या करा, कोई चीज अगर आपने डैमेज करा, मान लो कोई चीज अगर यहाँ पे खत्म करा आपने या पोल्यूट करा आपने, तो क्या हुआ, कुछ टाइम बाद वो फिर से अपने आप को रिस्टोर कर लेगा, फिर से अपने आप को सही कर लेगा, तो उसे हम रिस्टोरेटिव कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं सर, उसे रिस्टोरेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरा रीजनरेशन क्या होता है सर, रीजनरेशन होता है गोज बियॉन्ड द रिस्टोरेशन, नेचर क्रिएट न्यू लाइफ एंड द कंडीशन फॉर द थ्रिविंग। हमने देखा कि इसमें रीजनरेशन में क्या होता है कि एक बार अगर मान लो खत्म कर दिया आपने, तो खुद से रीजनरेट करेगी और दूसरे टाइप से रीजनरेट करेगी, क्योंकि भैया पहले के टाइम पे पहले की तरह तो मैं रहूंगी नहीं, पहले की तरह मैं नहीं रहूंगी, क्योंकि तुम लोग मुझे खत्म कर देते हो। अब मैं क्या होऊंगा, मैं तो अपने आप को रीजनरेट करूंगा फिर से दूसरे टाइप का, है ना। एग्जाम्पल इन नेचर, भैया इसमें देखा, अ कट ऑन योर स्किन विल नॉर्मली हील। आपके स्किन पे थोड़ा सा कट लग जाए तो थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा, नेचुरली हील हो जाएगा, थोड़ी बात खुद ही खत्म हो जाएगा। तो उसे हमने बोला रिस्टोरेटिव बोला, हमने उस प्रॉपर्टी को हमने क्या बोला, रिस्टोरेटिव बोला। अ फॉरेस्ट रिकवर आफ्टर अ वाइल्ड फायर। सिंपल सा है, या तो आपने देखा कि जैसे एक जंगल में आग लग जाती है, अब जंगल में आग लगी है तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, जो फॉरेस्ट है फिर से रिकवर कर लेता है खुद को, खुद से बढ़िया हरा भरा हो जाता है, तो ये क्या हो गया, रिस्टोरेशन। दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल एबिलिटी टू रिस्टोर एंड रीजनरेट। और ये सारे क्या है सर, या आपने देखा कि आपके स्किन पे कट लगा तो रिस्टोर हो गया, है ना। लेकिन अगर जैसे जंगल में आग लगी, और जंगल में मान लो आग पहले कम पेड़ थे, अब आग लगने के बाद थोड़ा और कम हुए तो रीजनरेट हुआ, या मान लो और ज्यादा नए नए टाइप के प्लांट आ गए, है ना। उसके बाद में देखा रीजनरेशन, रीजनरेशन इन एक्शन। हमने देखा व्हेन वी प्लांट ट्रीज इन एरियाज क्लियर्ड फॉर हाउसिंग। हमने देखा क्या हम देखते हैं कि जो हम वी प्लांट ट्रीज इन द एरियाज क्लियर फॉर द हाउसिंग। आपने देखा कि आप अगर रीजनरेट करने मतलब मान लो कोई एक एरिया है जहाँ पे आपने घर बनाने के लिए खाली कर रखा था, तो उसको आपने प्लांट लगा दिया बढ़िया मस्त से अच्छे से, ठीक है। दीस ट्री रिस्टोर द इकोसिस्टम। ये ट्री क्या करेंगे, इकोसिस्टम को रिस्टोर कर देंगे। फूड और शेल्टर्स यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, किसके लिए, बर्ड्स के लिए प्रोवाइड करेंगे, स्क्वायरल्स और भी बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं उनके, मतलब वाइल्ड लाइफ उनके लिए बढ़िया अच्छा खासा घर बन जाएगा। नेचर वर इन साइकिल वर देयर नो वेस्टेज। और नेचर बहुत बढ़िया काम करेगा, बहुत बढ़िया से रहेगा, आपकी लाइफ भी बढ़िया कर देगा जब यहाँ पे आप कोई सी ऐसे वेस्ट नहीं करोगे, इनका बढ़िया से सस्टेनेबल यूज करोगे, तो नेचर जो है सर, वो नेचर भी आपके लिए बढ़िया काम करता रहेगा, बढ़िया आपको अच्छे से दुलार के रखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आने देगा आपको। हाउ नेचुरल रिसोर्स रिसाइकल। अब जो नेचुरल रिसोर्स हैं ये सर रिसाइकल होते कैसे हैं, तो टेक अ फॉरेस्ट, अगर सिंपल सा एक फॉरेस्ट लो, इफ अ ट्री फॉल इट डिकम्पोज विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया, फंगी एंड इंसेक्ट। क्या होता है, जब पेड़ मान लो गिर जाता है किसी जंगल में, और कुछ दिन बाद क्या हो जाता है सर, डिकम्पोज हो जाता है, किसकी मदद से, बैक्टीरिया, फंजाई और इंसेक्ट की मदद से। क्या होता है सर, वो रिस्टोर मतलब कि डिकम्पोज हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ कि जब डिकम्पोज हुआ तो उसने क्या करा, सॉइल को एकदम नरिशिंग कर दिया, मतलब सॉइल में एकदम न्यूट्रिशन ऐड कर दिया उस प्लांट ने क्या कर दिया सर, उस प्लांट ने सॉइल में न्यूट्रिशन ऐड कर दिया, ठीक है। एंड न्यू ट्रीज एंड प्लांट ग्रो फ्रॉम द सीड्स, सम विल फॉल एंड साइकिल स्टार्ट अगेन। क्या हुआ सर कि एक पेड़ था, एक पेड़ गिर गया, मान लो क्या था सर, एक पेड़ था, मान लो ये गिरा। अब इस पेड़ से जितने भी इसमें जो फल फ्रूट थे, सीड से, वो धीरे 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 बिखर गए। अब थोड़ी दिन बाद क्या होगा कि वो उसमें नए नए प्लांट आ गए, भैया यहाँ पे नए नए प्लांट आ गए, तो एक प्लांट से कई सारे प्लांट बन गए। ये हो गया भैया रिसाइकल ऑफ प्लांट, ठीक है। एग्जाम्पल हमने देखा कि ग्रोथ हुआ, रिस्टोर हुआ, रीजनरेट हुआ, सस्टेनेबिलिटी कुछ ना फालतू का, ठीक है। अब हमने देखा रिन्यूएबल रिसोर्स। अब थोड़ा बढ़िया अच्छे से थोड़ा बढ़िया से पढ़ लो, ठीक है, ऐसा बाद में मत बोलना सर आपने सही से पढ़ाया नहीं है। रिन्यूएबल रिसोर्स exhibit their characteristics over the time. Most of the India has abundant sunshine. In the nature course rivers be fed regularly by the rain and melting glaciers. आपने देखा कई बार क्या होता है कि कुछ एरिया में भैया धूप बहुत ज्यादा पड़ती है, कुछ एरिया में उतनी ज्यादा धूप नहीं पड़ती है ना, कुछ एरिया में धूप पड़ती है, कुछ एरिया में धूप नहीं पड़ती है, ठीक है। तो हमने देखा नेचर रिन्यू इटसेल्फ। देखो सिंपल सा जो नेचर है वो खुद को रिन्यू कर लेता है खुद से,
ठीक है, फॉरेस्ट रिन्यू देमसेल्फ, सॉइल रिप्लेनिश इटसेल्फ थ्रू द नेचुरल प्रोसेस एंड सो ऑन। देखो सिंपल, मुझे बताओ क्या फॉरेस्ट है? फॉरेस्ट क्या आप लगाने गए थे? आप लगाने गए थे? नहीं, आप तो काटने जा रहे थे फॉरेस्ट, है ना? तो फॉरेस्ट खुद से रीजनरेट हुआ, खुद से रिन्यू कर लिया खुद को, है ना? क्या यहाँ पे जो सॉइल खराब हुई, क्या आप सॉइल को सही करने गए थे? नहीं, सॉइल ने खुद को रिप्लेनिश कर दिया, फिर से सही कर लिया। तो जो नेचर है सर जी खुद से हील कर लेता है, किसी की जरूरत ना है उसको, बस तुम उसके पीछे ना पड़ जाओ एकदम। एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स हमने देखा, रिन्यूएबल रिसोर्स जैसे हमारे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ठीक है, फ्लोइंग वाटर से हमें जो एनर्जी मिल रही है, टिम्बर फ्रॉम द फॉरेस्ट, रिन्यूएबल रिसोर्स एज लॉन्ग एज वी एबल टू मैनेज देम एज अ सस्टेनेबल मैनर। देखो, रिन्यूएबल का मतलब ये नहीं हुआ कि सर अमर है, रिन्यूएबल का मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसको यूज करते रहो खत्म ही नहीं होगा। रिन्यूएबल का मतलब ये हुआ कि आप उसे यूज करो, सस्टेनेबल मैनर में यूज करोगे तो लाइफ लॉन्ग चलेगा ये। अगर आप उसे सस्टेनेबल मैनर्स में यूज कर रहे हो तो भैया बहुत दिन तक चलेगा, उसे हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। लेकिन अगर आप उसको वेस्ट कर रहे हो, उसको बेकार कर रहे हो एकदम, मतलब कि यूज ही नहीं कर रहे हो सही से, वेस्ट ज्यादा कर रहे हो, पॉल्यूट कर रहे हो, तो कुछ दिन बाद क्या कहेगा, सर जी हम भी नॉन रिन्यूएबल है, हम भी खत्म हो जाएंगे, टाटा बाय बाय गया। ठीक है, the rhythm of the restoration and regeneration. However, for them and remain renewable resource, there is a condition, the natural rhythm of the restoration. अगर सिंपल सा है कि अगर देखो एक रिदम होता है इनका, इनके रीजनरेट होने का, खुद को रिस्टोर करने का एक रिदम होता है कि भैया इतने साल, इतने टाइम बाद मेरे खुद ये रिस्टोर हो जाएगा, इतने टाइम बाद ये खुद से रीजनरेट हो जाएगा। लेकिन उसको अगर आपने डिस्टर्ब किया तो वो फिर यहाँ पे बेकार हो जाएगा, फिर यहाँ पे कुछ ना होगा। ठीक है, और ह्यूमन जो एक्शन होता है सर, वो नेचर के जो साइकिल होता है सर, नेचुरल साइकिल होते हैं इनके रीजनरेशन रिस्टोरेशन का, वो यहाँ पे डिस्टर्ब कर देते हैं ह्यूमंस। ह्यूमंस ही सबसे बड़े दुश्मन है हमारे एनवायरनमेंट के। ठीक है, तुमने क्या देखा, इफ वी हार्वेस्ट टिम्बर फास्टर देन द फॉरेस्ट कैन ग्रो। देखो सिंपल सा है कि देखो फॉरेस्ट में एक साल के अंदर आ रहा है कितना, मान लो 1000 पेड़ आ रहे हैं, और 1000 पेड़ आ तो रहे हैं, लेकिन आप काट कितने रहे हो? आप काट रहे हो भैया 1100। आप क्या बताओ, इसके रीजनरेशन रेट क्या है? 1000 पेड़, आप काट रहे हो 1100। क्या बताओ यहाँ पे कुछ दिन बाद क्या हो जाएगा? पूरा फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा सर। लेकिन अगर मान लो 1000 पेड़ साल भर में यहाँ पे रीजनरेट हो जा रहे हैं, 1000 पेड़ यहाँ पे साल भर में क्या होता है सर? 1000 पेड़ यहाँ पे साल भर में रीजनरेट या रीग्रो हो रहे हैं, और आप काट कितने रहे हो? आप काट रहे हो इसमें से कितना? 100 पेड़। क्या बताओ आपका पेड़ यहाँ पे क्या ये खत्म होगा? नहीं खत्म होगा सर, ये काटते रहो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 मतलब कि उसके अंदर 1000 के अंदर ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है फिर। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। क्या होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज के इरिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्शंस की वजह से हमारा रिसोर्स यहाँ पे डिस्टर्ब होता है, नेचुरल साइकिल यहाँ पे डिस्टर्ब होती है। ठीक है, और रीजन क्या है सर इनके डिस्टर्बेंस का? तो रीजन ये है कि आपने देखा फॉसिल फ्यूल आपने क्या करा भैया, कहाँ पे? इंडस्ट्रियलाइजेशन में आपने इंडस्ट्री जलाई, फैक्ट्री जलाई, उसमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाया। ठीक है, आपने फॉरेस्ट को कट डाउन कर दिया लार्ज नंबर में एग्रीकल्चर करने के लिए, या अपने रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है सर कि अगर आप प्लांट को लगातार काटते जाओगे तो आपके यहाँ पे जो क्लाइमेटिक चेंज होगा, आपके यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर राइज होने लगेगा, और जिसकी वजह से वाटर स्कार्सिटी हो जाएगा। वाटर स्कार्सिटी हो जाएगा तो आप खत्म हो जाओगे। ठीक है, अब आते हैं सर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? व्हाट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स सबसे पहले मैंने बताया कि जो कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड, फिर से ये रिप्लेनिश नहीं हो पाएंगे। अगर ये खत्म हो गए तो फिर से रिप्लेनिश नहीं होंगे, ये खत्म ही हो जाएंगे फिर, और मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएगा इसको फिर से रिप्लेनिश होने के लिए। तो इसलिए हमने क्या बोला कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है सर? कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड। ठीक है, ये बहुत ही लॉन्ग पीरियड में टाइम में बने हैं, अगर आपने इसे खत्म कर दिया तो फिर दोबारा उतनी जल्दी से नहीं बनेंगे। जैसे हमने देखा फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम हो गया, मिनरल्स हो गया जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, अगर बताओ एक बार ये खत्म हो गए तो क्या है फिर से दोबारा से फिर से बन जाएगा? मान लो आपने खत्म कर दिया आजकल, फिर बन जाएगा? नहीं, अगर एक बार खत्म हुए तो मिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे फिर से बनने के लिए, तब तक पता नहीं गया आपकी कितनी पुश्तें निकल गई, है ना? अच्छा, व्हाई इट इज मैटर? इंडिया हैज अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ कोल रिजर्व। देखो सिंपल सा, इंडिया में कोल रिजर्व है, तो इंडिया में कोल रिजर्व है। वी माइन कोल टू मीट आवर ग्रोइंग नीड्स फॉर एनर्जी, बट दीज रिजर्व आर लिमिटेड। क्या हो सर कि हम कोल का यूज करते हैं किस चीज में? अपने एनर्जी रिसोर्स को फुलफिल करने के लिए। क्या करने के लिए? अपने एनर्जी रिसोर्स को फुलफिल करने के लिए। लेकिन वो एनर्जी रिसोर्स अगर देखो सिंपल सा लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि आप बढ़िया एकदम अपनी एनर्जी रिसोर्स को फुलफिल करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वो लिमिटेड है, तो भैया उस लिमिट में यूज करो ना, कि जितने लिमिट में है। जैसे मैंने लिखा, इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट द कोल रिजर्व इन इंडिया मे लास्ट अनदर 50 ईयर। क्या बोला क्या? कि अगले 50 साल में हमारा जो कोल रिजर्व है इंडिया में वो खत्म हो जाएगा।
मतलब यहाँ पे कोल खत्म हो जाएगा इंडिया में। द डिमांड फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, अब इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, डेवलपमेंट वर्क बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से कोल और तेजी से खत्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से कोल है सर वो और तेजी से खत्म हो जा रहा है, ठीक है। और हमें जरूरत है एक जुडिशियल यूज में इसको लाने के लिए, मतलब कि एक बढ़िया से अच्छे तरीके से सही तरीके से यूज करने की जरूरत है कि भैया वेस्ट मैनर में हमें, मतलब कि बेकार मैनर में हमें इसे यूज ना करें, एक बढ़िया से सस्टेनेबल मैनर में यूज करें, ये हमें जरूरत है सर। किसकी? को ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स आपने बढ़िया अंधाधुंध यूज कर ही रहे हो, तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उसे तो बचाओ, ठीक है। जैसे कहा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के टेक दो, मैंने आपको बताया मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं बनने के लिए, फिर से रिप्लेस नहीं हो सकते, रिप्लेनिश नहीं हो सकते, इंडस्ट्रियल की वजह से लगातार ये, और पॉपुलेशन बढ़ रही है इसकी वजह से लगातार ये खत्म होता जा रहा है, इसका डिमांड बढ़ता जा रहा है, और इसीलिए इसको हमें बचा के यूज करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसे बचा के यूज करना चाहिए। अब हमने देखा कि जो नेचुरल रिसोर्स है, क्या जो भगवान जब उसे बांट रहे थे, या मान लो उसे जब नेचर हमारा बांट रहा था, तो उसने कहा कि भैया ये इंडिया है, यहाँ पे ये सारी चीजें दे दो, ये रसिया है, यहाँ पे ये सारी चीजें दे दो, ये चाइना है, यहाँ पे दे दो, ये अफ्रीका यहाँ पे दे दो, ये अमेरिका यहाँ पे ये दे दो। क्या इस तरह उसने कहा? नहीं, उसने आराम से अपने हिसाब से बांट दिया। यहाँ पे कोई भी स्टेट और कंट्री के हिसाब से उसने नहीं बांटा। उसने कहा भैया कि ये हम यहाँ पे पृथ्वी पे जहाँ पे जो चीजें है ऐसे बांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हम इंसान बनाए सब एक ही तो हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि यहाँ पे जो इंसान है वो एक नहीं है, वो एक दूसरे से अलग है। क्या है सर? वो एक दूसरे से अलग है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सर? नेचुरल रिसोर्स देखो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है, कहीं पर नेचुरल रिसोर्स बहुत ज्यादा है और कहीं पे बहुत कम है। हमारे जो प्लेनेट है वहाँ पे कहीं पे रिसोर्स बहुत ज्यादा है, और कोई ऐसे एरिया जहाँ पे रिसोर्स है ही नहीं है, बहुत कम रिसोर्स है ना। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इम्पैक्ट क्या होता है सर इससे इम्पैक्ट होता है कि ह्यूमन सेटलमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। जहाँ पे रिसोर्स ज्यादा मिलता है वहां पे ह्यूमन पहुंच जाते हैं, मतलब ह्यूमन लालची तो होता ही है, तो जहाँ पे रिसोर्स ज्यादा मिला वहां पे पहुंच गए, ठीक है। ट्रेड पैटर्न भैया, ट्रेड पैटर्न में भी इफेक्ट होता है, मतलब कि जहाँ पे रिसोर्स ज्यादा होगा वहां पे ट्रेडिंग ज्यादा होगी, वहाँ पे ट्रेड ज्यादा करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन डिटरमाइन करता है। अब कोई भी एक ऐसा स्टेट है ना, कोई ऐसा कंट्री है जहाँ पे रिसोर्स ज्यादा मिलता है, तो उस कंट्री के लिए, उस कंट्री पे कब्जा करने के लिए लोग यहाँ पे लड़ाई करने लगते हैं, या फिर उससे उसके दोस्त बन जाते हैं ताकि उनको ट्रेड में, उनको व्यापार में मदद मिले, है ना। हमने कई बार, और उससे कई बार कॉन्फ्लिक्ट होता है, जैसे आपने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट देखा, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट किस वजह से हुआ था सर? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था हमारे इन्हीं नेचुरल रिसोर्स की वजह से ही हुआ था, ठीक है। मैनी वॉर्स हैव बीन फॉट एंड कंटिन्यू टू बी फॉट टू अगेन गेन कंट्रोल ओवर नेचुरल रिसोर्स। एक सिंपल सा है कि नेचुरल रिसोर्स के ऊपर कंट्रोल गेन करने के लिए बहुत ज्यादा लड़ाई चली, और अभी भी बहुत ज्यादा लड़ाई चल भी रही है। बहुत ज्यादा लड़ाई क्या हो रही है सर? चल भी रही है, ठीक है। तो ये हमें करता है, अफेक्ट करता है सर, ह्यूमन सेटलमेंट को अफेक्ट करता है, ट्रेड को यहाँ पे बढ़ाता है, इन्फ्लुएंस करता है, कॉन्फ्लिक्ट लेकर आता है, और साथ में calls for the fair access and sustainable use, और ये भी बोलता है कि इन सभी रिसोर्स को हमें एक सस्टेनेबल तरीके से यूज करना चाहिए, ठीक है। अब एक आता है सर पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। व्हाट इज इट मीन? बताइए व्हाट क्या होता है पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी? मतलब क्या हुआ कि हैविंग, अब है क्या ये सर? पहले ये समझो, तो हैविंग अबंडेंट नेचुरल रिसोर्स डज नॉट गारंटी द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब बताओ कि आपके पास रिसोर्स हो जाए और आपकी इकोनॉमिकल आपकी प्लेंटी आ जाएगी, भैया इकोनॉमिकल आपके यहाँ पे आ जाएगी चीजें, मतलब इकोनॉमिक बढ़िया हो जाएगा आपकी? नहीं ना। मतलब आपके पास ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास रिसोर्स है तो आपके पास इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, आपके पास पैसा आ जाएगा, ऐसे जरूरी नहीं है। आपके पास जब तक उस रिसोर्स को यूज करने की टेक्नोलॉजी नहीं होगी, उस रिसोर्स को यूज करने का आपके पास आपकी औकात नहीं होगी, तब तक आप उसे यूज नहीं कर पाओगे, तब आपके पास पैसा नहीं आएगा, है ना। तो ऐसा कहा नहीं जाता है भैया कि जहाँ पे रिसोर्स ज्यादा है वहां पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आती है। द पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी का मतलब क्या हुआ? सम रीजन रिच इन नेचुरल रिसोर्स कैन एक्सपीरियंस लोअर स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कई कई ऐसे एरिया सर कि जहाँ पे रिसोर्स बहुत ज्यादा है, जहाँ पे रिसोर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी उनकी इकोनॉमी बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जहाँ पे रिसोर्स है उसको आप बहुत ज्यादा मतलब बढ़िया बोल सकते हो, जहाँ पे रिसोर्स आप बोल सकते हो कि सर वहां पे तो पैसे पैसे ही होंगे, ठीक है। दिस फेनोमेना इकोनॉमिक कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्स कर्व और पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। और इसी इकोनॉमिक इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सर? नेचुरल रिसोर्स कर्व बोलते हैं या पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी बोलते हैं। मतलब क्या मतलब हुआ इसका कि भैया आपके पास रिसोर्स है फिर भी पैसा ना मिल रहा है, रिसोर्स है फिर भी पैसा नहीं मिल रहा है आपको, जिसे हम क्या बोलते हैं सर? पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी या गर्स बोलते हैं, ठीक है। व्हाई डज इट हैपन? होता क्यों है सर ये? अच्छा आपने कह दिया सर कि चलो ठीक है पैसा आपके पास है, मतलब रिसोर्स है लेकिन फिर भी पैसा नहीं, तो होता क्यों है? रिसोर्स की वजह से हमारे पास पैसे तो आते हैं, लेकिन ये क्यों होता है? तो हैविंग प्लेंटी ऑफ नेचुरल रिसोर्स डज नॉट ऑटोमेटिकली मीन दैट द कंट्री आर रिच। तो वही बताया गया भैया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास नेचुरल रिसोर्स है
किसी कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्स बढ़िया है तो वो कंट्री रिच है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंटली इकोनॉमिक आर अनेबल टू डेवलप इंडस्ट्रीज, देखो सिंपल सा है, कई बार क्या होता है इकोनॉमीज उनकी वीक होती है जिसकी वजह से वो इंडस्ट्रीज नहीं बना पाते, ठीक है। और इंडस्ट्री नहीं बना पाएंगे तो वो जो रिसोर्स उनको मिला है, जिनको रिसोर्स मिला है उनको वो हायर वैल्यू में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। जब उनके पास रिसोर्स, उनके पास फैक्ट्री नहीं होगी, इंडस्ट्री नहीं होगी, तो उस रिसोर्स को हायर वैल्यू में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो सस्ते में बेच देंगे, और सस्ते में बेच देंगे तो जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करेगी। तो यही सिंपल सा रीजन है। इससे उनके पास क्या होता है, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उस रिसोर्स को सस्ते में बेच देते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती इससे, मतलब उनकी इकोनॉमी बहुत धीरे धीरे बढ़ती है, ठीक है। इंडिया से अप्रोच क्या है इसमें, तो इंडिया हैज अ generally avoid the this curse by the investing in the development of the such industry to meet the growing need। इंडिया ने पहले देख लिया, इन्होंने कहा मैं नहीं होने दूंगा ऐसा, मैं नहीं होने दूंगा ऐसा। हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे हम इंडस्ट्री बनाते हैं, हमें अपने यहाँ पे इंडस्ट्री बना देंगे, जिसकी वजह से इंडस्ट्री हो जाएगी, और जितना भी रिसोर्स आएगा उसको हायर वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे और हायर वैल्यू में बढ़िया बेचेंगे, हमारा फायदा हो जाएगा, हमारा फायदा हो जाएगा, और हमें यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और क्या लिखा तो हमारे देख लिया, यहाँ पे आगे आता है सर रेस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्स स्टेटवर्डशिप, ठीक है। अब हमने देखा रिस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्पॉन्सिबल एंड वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो हमने देखा सस्टेनिंग लाइफ ऑन द अर्थ रिक्वायर दैट वी रिस्पेक्ट नेचर। देखो सिंपल सा है कि अगर आपके अर्थ पे बढ़िया अच्छा खासा जीवन रहना है, ठीक है, अच्छा खासा रहना है, तो आपको अपने नेचुरल रिसोर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए। आप उनको इस वे में यूज करो ताकि वहां पे रिस्टोरेशन हो सके, रीजनरेशन हो सके, ठीक है, किसका, रिन्यूएबल रिसोर्स का, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप उसको इस हिसाब से यूज कर लो कि उनका मतलब कि रिस्टोरेशन ही ना हो, रीजनरेशन ही ना हो और खत्म हो जाए वो, ठीक है। और साथ में रिस्पॉन्सिबल जुडिशियस यूज रखो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का। रिन्यूएबल रिसोर्स के लिए क्या रखो, रिन्यूएबल रिसोर्स के लिए रिस्टोरेशन रीजनरेशन रखो, और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उनके लिए रेस्पॉन्सिबल और जुडिशियस यूज रखो। उनके लिए क्या रखो, नॉन रिस्पॉन्सिबल और जुडिशियस यूज रखो। साइंटिस्ट स्टडिंग दीज एस्पेक्ट हैव warned that the irresponsible treatment of natural resource the lead pollution। देखो सिंपल है, साइंटिस्टों ने बताया भी कि अगर आप सही से यूज नहीं कर पाओगे, सही से यूज नहीं करोगे, बेटर तरीके से यूज नहीं करोगे हमारे रिसोर्स को, तो यहाँ पर क्या होगा सर, पॉल्यूशन हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स एनिमल्स जो भी हैं वो लॉस हो जाएगा उनका, क्लाइमेट लगातार चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, और ये सारी चीजें देखने को भी मिली है बहुत पास्ट रिसेंट ईयर में, है ना। तो हमें क्या करना सर, मैंने आपको बताया रजिस्ट्रेशन क्या हुआ कि एक उनको ऐसा टाइम दो, उनको एक ऐसा क्या करो रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कोई चीज है कि वो अपने ओरिजिनल हेल्दी स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। मान लो अगर वो हार्म हुई है तो अपने हेल्थ स्टेट में फिर से वो कन्वर्ट हो जाती है। रीजनरेशन में मैंने बताया क्रिएटिंग अ न्यू लाइफ एंड कंडीशन फॉर द थ्रिविंग, मैंने आपको बताया क्रिएटिंग नई लाइफ होती है। स्टेट वर्डशिप क्या होती है कि अगर आप किसी चीज को रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज कर रहे हो, सस्टेनेबल तरीके से यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या बोलते हैं, स्टेट वर्डशिप बोलते हैं, ठीक है। रिस्टोरेशन रीजनरेशन मैंने आपको बता दिया था पहले क्या था, ठीक है, क्या था, रिस्टोरेशन रीजनरेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि क्या होता है कि कोई चीज अगर आप यूज करो और उसको इस रेट से यूज करो कि वो फिर से रिस्टोर हो जाए। मान लो रिस्टोर होने का रेट अलग है और आपका यूज एक्सट्रैक्ट करने का यूज अलग है, आप एक्सट्रैक्ट ज्यादा कर रहे हो, रिस्टोर कम हो रहा है, तो कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाएगा, कुछ दिन बाद वो खत्म हो जाएगा। इसलिए आप जितना यूज करो, मतलब जितना वो रिसोर्स रिस्टोर कर रहा है खुद को, उससे कम यूज करो, वो रिस्टोर कर रहा है खुद को, उससे कम यूज करो। जैसे हमने देखा ग्राउंड वाटर है, अब ग्राउंड वाटर मान लो कि बारिश के टाइम पे बाह्य ग्राउंड वाटर क्या होता है सर, एकदम बढ़िया से रिचार्ज हो जाता है बढ़िया से, लेकिन आप जितना रिचार्ज होगा उससे ज्यादा आप यूज कर ले रहे हो, क्या आज ग्राउंड वाटर रह पाएगा कुछ दिन तक, नहीं, खत्म हो जाएगा। लेकिन जितना रिस्टोर हो उससे कम यूज कर रहा हो, बचा बचा के यूज कर रहे हो, तो वो ग्राउंड वाटर बढ़िया बना रहेगा, आराम से कोई उसमें दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये होता है सर रिस्टोरेशन रीजनरेशन। क्लियर हुआ, जिसमें आप क्या करते हो सर, अपने मतलब कि यूज को कम कर देते हो, ठीक है। और साथ में वाटर हार्वेस्टिंग करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, पानी को बचाओ, ठीक है। ये बहुत सारे यहाँ पे तरीके होते हैं इनको सबको बचाने के लिए। सॉइल डिग्रेडेशन हमने देखा कई बार क्या होता है कि सॉइल डिग्रेडेशन भी बचाना चाहिए, क्योंकि सॉइल डिग्रेडेशन नहीं करोगे, बचाओगे तो सॉइल डिग्रेड हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा सर, आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे हमने देखा कि केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, जो आपके सॉइल को डिग्रेड कर देते हैं, सॉइल को कम कर देते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है कि जो ट्रेडिशन फार्मिंग करो भैया, कि ट्रेडिशन सीड यूज करो, ट्रेडिशन मैन्योर फर्टिलाइजर यूज करो,
ताकि क्या हो सके, आपकी सॉइल है वो क्या हो सके, एकदम बढ़िया से रह सके, रिस्टोर कर सके खुद को और कोई दिक्कत ना हो। जैसे हमने देखा कई बार क्या होता है, आप क्या करो, काउ डंग का यूज करो नेचुरल फर्टिलाइजर के तौर पे, ठीक है। क्रॉप रोटेशन करते रहो, मतलब कि एक ही फसल ना लगाओ, क्या करो भैया, एक ही फसल ना लगाओ, अलग अलग टाइप की फसल लगाओ। तो मैंने आपको बताया कई सारी चीजें। अब आता है सर ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। देखो एक ये स्टडी आपको दिया गया है, ठीक है, क्या कि किस हिसाब से ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है ग्राउंड वाटर का, ठीक है। मैंने आपको बताया सिंपल सा है, कुछ ना इसमें ज्यादा, ठीक है, ये ज्यादा लिखा ही है बहुत बहुत, है ना, उसका समझ उतना है नहीं इसमें, ठीक है। अब हमने देखा क्या होता है द क्राइसिस। क्राइसिस क्या है सर, द क्राइसिस अनफोल्डेड द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ द पंजाब वेयर द ग्राउंड वाटर रिसोर्स हैव बीन सेवरली डिप्लेटेड। सिंपल सा है कि एक ऐसी क्राइसिस है ये जहां पर पंजाब से रिलेटेड है, जहां पे ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा डिप्लीट कर दिया गया, बहुत ज्यादा कम कर दिया गया है। किस वजह से, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन आया था पंजाब और हरियाणा में, ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या कहा गया कि भैया आप फसल हरित क्रांति करो, फसल बहुत ज्यादा ग्रो करो। तो उन्होंने क्या करा, बहुत ज्यादा फसल ग्रो किया, और बहुत ज्यादा फसल ग्रो करने के लिए वाटर का भी बहुत ज्यादा यूज हुआ, और वाटर का बहुत ज्यादा यूज है तो वाटर यहाँ पे डिप्लीट हो गया, अंडरग्राउंड वाटर का इन्होंने बहुत ज्यादा यूज किया, ठीक है, और एक्सप्लॉइटेशन उसका बहुत ज्यादा किया, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो सर कि बहुत ज्यादा एरिया में पंजाब के पानी की कमी हो गई है। कैसे हुआ, मैंने आपको बताया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड उन्होंने यूज किया, और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पानी बहुत ज्यादा मांगती हैं। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स क्या करती है सर, पानी बहुत ज्यादा मांगती हैं, जिसकी वजह से इन्होंने इनको और ज्यादा पानी दिया, और ज्यादा पानी दिया, जिसकी वजह से इनका क्या हुआ, पानी की कमी हो गई, ठीक है। यह क्या होता है, ये क्या होता है, कई बार क्या होता है कि भैया पानी इनको थोड़ा सा चाहिए लेकिन पूरे खेत को भर देंगे, जैसे ये इन फसल को पानी थोड़ी सी चाहिए लेकिन लगा दिया है ट्यूबवेल, जब तक भर ना जाए पूरा खेत तब तक ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा सर, पानी का वेस्टेज हुआ। या कई बार क्या होता है कि मॉडर्न टेक्निक जैसे हमने देखा, केमिकल पेस्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर, इनकी वजह से भी पानी क्या होता है सर, मतलब कि सॉइल डिग्रेड हो जाती है, और उसका हमने देखा कॉन्सिक्वेंसेस, तो वही बता दिया भैया सर कॉन्सिक्वेंसेस के क्या है, परिणाम क्या है। तो परिणाम है कि अगर आप ज्यादा ऐसे एक्सप्लॉइट करते रहोगे तो ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा, ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको दिक्कत होगी बाद में। द वे फॉरवर्ड बताया कैसे यूज करना है इसको, जीडीसी यूज करो, स्प्रिंकल सिस्टम लगा लो, यहाँ पे क्या करो सर, स्प्रिंकल सिस्टम लगा लो ताकि पानी बचे, या आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा लो, पाइप लगा लो भैया ड्रिप वाला, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो सर, पानी बचता रहेगा, ठीक है। अब एक केस स्टडी दिएगा भैया सीमेंट का, केस ऑफ सीमेंट, ये तो हमने देखी है वाटर पॉल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, तो केस स्टडी क्या कह रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या कह रहा है, तो एसेंशियल बट पॉल्यूटेड। तो सीमेंट तो एसेंशियल है, क्यों, क्योंकि सीमेंट कहाँ कहाँ यूज होता है सर, बिना सीमेंट के आप अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। जैसे आप घर बना रहे हो सीमेंट, स्कूल बना रहे हो सीमेंट, हॉस्पिटल बना रहे हो सीमेंट, ब्रिज बना रहे हो सीमेंट, रोड बना रहे हो सीमेंट, एयरपोर्ट बना रहे हो सीमेंट, सीमेंट तो जरूरी है। सीमेंट प्रोडक्शन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री। क्या होता है, सीमेंट हमारे लिए एसेंशियल तो है, हमारे लिए एसेंशियल तो है, लेकिन बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होती है। इससे जो केमिकल्स निकलते हैं, हवा में मिलते हैं सर, उसकी वजह से लंग्स डिसीज हो जाती है। इसके जो डस्ट निकलते हैं वो पेड़ पे जाके बैठ जाती हैं, जिनकी वजह से पेड़ की फोटोसिंथेसिस सही से नहीं हो पाती है ना। तो हमें हार्म कैसे करता है, मैंने बताया हमारे लंग्स में एंटर करता है, हम ह्यूमन हेल्थ को खराब करता है, एनिमल्स के हेल्थ को खराब करता है, ठीक है। डस्ट सेटल होती है प्लांट लीफ में, जो इनके जो यील्ड होती है उनकी रिड्यूस कर देती है, मतलब उनकी सही से नहीं होती। साथ में सॉइल और वाटर पॉल्यूशन भी करती है हमारी क्या, सीमेंट, ठीक है। रेगुलेट एंड गाइडलाइन, इसमें क्या बोला गया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्या बोला, सीपीसीबी ने बोला कि सर आप करो, या तो आप कुछ उनको गाइडलाइन दे दिया, कुछ रेगुलेशन दे दिया कि आप मिनिमाइज करो या तो एलिमिनेट करो जो पॉल्यूशन इसमें से हो रहा है। आपकी फैक्ट्री से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको या तो मिनिमाइज कर दो, कम कर दो, या तो फिर उसको खत्म कर दो, ठीक है। दो रास्ते हैं आपके पास, ठीक है। और सॉल्यूशन क्या है सर, देयर इज अ मूव टुवर्ड्स द क्रिएटिंग अल्टरनेटिव मटेरियल दैट रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे अल्टरनेटिव मटेरियल यूज करना चाहिए जो पॉल्यूशन को कम करे, जो पॉल्यूशन को कम करे। दीज इंक्लूड ट्रेडिशनल मटेरियल, ये क्या है भैया, जैसे आप स्टोन का यूज कर लो, मड का यूज कर लो, प्लांट बेस्ड मटेरियल यूज कर लो, और ऐसे मटेरियल जो फिर से वेस्ट प्लास्टिक से बनते हैं, रिस्टोर करके बन सकते हैं, रिसाइकल करके बन सकते हैं, तो उनका यूज करो। कोई जरूरी नहीं कि सीमेंट ही यूज करो आप, है ना। अब हमने देखा रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स क्या होता है, लास्ट पॉइंट हमारा ये, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबल एंड जुडिशियस यूज क्या होता है सर रिसोर्स का, तो क्या होता है, इन दिस केस नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स वी नीड that we use a resource that can last long enough for the humanity to find a sustainable alternative। क्या होता है सर कि रिस्पॉन्सिबल यूज का मतलब सिंपल सा हुआ कि आप नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की तरफ से शिफ्ट होके चले आओ भैया रिन्यूएबल रिसोर्स के, ठीक है। क्या करो सर, जिसकी वजह से सस्टेनेबल तरीके से आप कोई सस्टेनेबल अल्टरनेटिव ढूंढो,
मतलब कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, आपको जरूरी है कि इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से बन रही है, पेट्रोलियम से बन रही है, उसे यूज करो? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी तो सेम आएगी, चाहे आप सोलर पैनल लगवा लो घर पे, चाहे आप सप्लाई वाली ले लो, है ना, सेम इलेक्ट्रिसिटी है। तो उन सब पे आपको अल्टरनेट करना पड़ेगा, खुद को शिफ्ट कर लो भैया कहाँ पर, सोलर पैनल की तरफ। द स्विच वी नीड, फॉर एग्जाम्पल वी नीड मेक अ स्विच टू रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी फॉर एज मैनी पर्पस एज वी कैन। सिंपल है सर कि आप नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट हो जाओ, नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ शिफ्ट हो जाओ, जिसकी वजह से आपका एनवायरमेंट बचा रहे, जिससे क्या हो जाए सर, आपका एनवायरमेंट बचा रहे, कोई पोल्यूशन ना हो, साथ में आपके जो रिसोर्स है वो भी बचा रहे। उसका गोल क्या है सर, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स का गोल क्या है? तो गोल ये है, द गोल इज सिंपल, अगर आप अभी यूज कर लोगे तो आपका जो क्या है भैया कि अगर आप यूज करोगे अभी तो आपका जो फ्यूचर है वो सेफ नहीं रहेगा, और अभी आपको सेव कर लोगे तो आपका फ्यूचर बढ़िया सेफ रहेगा। ठीक है, जैसे आपने सस्टेनेबल, रिन्यूएबल और रिस्पॉन्सिबल यूज अगर आप करोगे, मतलब आप बचा के चलोगे, रिसोर्स को बचा बचा के यूज करोगे, रिन्यूएबल रिसोर्स को यूज करोगे, और साथ में रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करोगे कि मतलब जितना यूज है उतना ही यूज करो, वेस्ट ना करो। तो इन सब चीजों से क्या होगा, आपका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, आपकी आने वाली जनरेशन बढ़िया आपको बढ़िया आशीर्वाद देंगे। ठीक है दादा परदादा हमें चले गए बढ़िया से, हमारे लिए सब छोड़ दिया, लेकिन अगर ये आप यूज करोगे तो गाली देंगे, चला गया हमारा सब खत्म करके यहाँ पे। तो क्लियर हुआ सर यहाँ तक? इसी के साथ चैप्टर हो जाता है आपका पूरा फिनिश, कंप्लीट वन शॉर्ट वीडियो में। आपको मजा आया होगा, सारे यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए हैं जो अभी आपके एनसीईआरटी में थे। और इसके बाद इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाने वाला हूँ, तो उसके लिए दोस्तों को शेयर कर देना अपनी क्लास में, ताकि उनको भी ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएं, और ऐसे क्वेश्चन जो आपके पेपर में जरूर आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, और मुझे कमेंट में बताओ भैया कौन सा लेक्चर चाहिए अगला। थैंक यू।